साथियों, हिंदी गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक से हम महिला कहानीकार लेखिकाओं को देख रहे थे। साथियों, हमने 2 वीडियो में कुछ महिला कहानीकारों को देख लिया है। अब आगे आज लता शर्मा जी से देखते हैं। लता शर्मा जी के विषय में रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं कि इनका जन्म सन 1947 ईस्वी में हुआ। लता शर्मा के अब तक 5 कहानी संग्रह, आखिरी नाम अल्लाह का सन 2003 ईस्वी, जिन दिन देखे वे कुसुम 2006 ईस्वी, देवता बोलते नहीं 2010 ईस्वी, 9 बार 2014 ईस्वी, मैं अरुणा 2018 ईस्वी प्रकाशित है। लता शर्मा जी के ये सभी कहानी संग्रह कुल 5 कहानी संग्रह हैं। एक बार पुनः देख लेते हैं। आखिरी नाम अल्लाह का, जिन दिन देखे वे कुसुम, देवता बोलते नहीं, 9 बार, मैं अरुणा प्रकाशित हैं। लता शर्मा की कहानियां समकालीन स्त्री जीवन की विडंबनाओं को रेखांकित करने के साथ साथ स्त्री मुक्ति का एक संवेदनशील एजेंडा भी प्रस्तुत करती है। आपकी कहानियां स्त्री लेखन के नितांत निजी और झकझोर देने वाले भावों अनुभवों की दस्तावेज है। उन्होंने उन विषयों को भी अपनी कहानियों में लिया है जिन पर शिष्ट संभ्रांत लेखिका या तो चुप रहना पसंद करती हैं या उनका दार्शनिकीकरण करने लगती हैं। तो साथियों, लता शर्मा जी की कहानियों की ये विशेषता रही। इनसे आगे अगली महिला कहानीकार नासिरा शर्मा है। नासिरा शर्मा, इनका जन्म 1948 ईस्वी में हुआ था। नासिरा शर्मा जी देश, काल, धर्म, जाति, संप्रदाय के भेदों से ऊपर उठकर एक दिल और एक दिमाग वाले इंसान के दुख दर्द, उत्थान पतन को आकार देने वाली कहानीकार हैं। अब तक आपके 9 कहानी संग्रह, शामी कागज प्रकाशन वर्ष 1980 ईस्वी, पत्थर गली 1986 ईस्वी, संगसार 1993 ईस्वी, इब्ने मरियम 1994 ईस्वी, सबीना के 40 चोर 1997 ईस्वी, खुदा की वापसी 1998 ईस्वी, इंसानी नस्ल सन 2001 ईस्वी, दूसरा ताजमहल सन 2002 ईस्वी, गलियों के शहजादे 2019 ईस्वी प्रकाशित है। साथियों, ये सभी कहानी संग्रह नासिरा शर्मा जी के हैं जिनका जन्म 1948 ईस्वी में हुआ था और इनकी कहानियों की विशेषता ये है कि ये देश, काल, धर्म, जाति, संप्रदाय के भेदों से ऊपर उठकर एक दिल और एक दिमाग वाले इंसान के दुख दर्द, उत्थान पतन को आकार देने वाली कहानीकार हैं। और 9 कहानी संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके हैं। शामी कागज, पत्थर गली, संगसार, इब्ने मरियम, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल, दूसरा ताजमहल, गलियों के शहजादे प्रकाशित हैं। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी आदि कई भाषाओं की मर्मज्ञ नासिरा शर्मा का रचना संसार व्यापक मानवीय संवेदना का संसार है। उनकी कहानियों में ईरान की धरती से जुड़े वहाँ के आम आदमी का संघर्ष और दुख दर्द है। रूढ़ियों में जकड़ी हुई किंतु आधुनिक जीवन की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए बेचैन पिछले वर्ग की मुसलमान जनता है। तानाशाही के विरुद्ध ईरानी जनता का संघर्ष है। फिलिस्तीनी गुरिल्लाओं की दर्दनाक फतेहाली है। दूसरे विश्व युद्ध के दौर में बेहद तनाव की जिंदगी जीने वाले यहूदी हैं। आधुनिक सुविधाओं से वंचित हिंदुस्तान की गरीब जनता है। पुरुष प्रधान समाज में हदीस, शरीयत और कुरान में औरतों को दिए गए अधिकारों की जानकारी से लैस अपने हक के लिए संघर्ष करती मुस्लिम औरतें हैं। धर्म, जाति, भाषा और संप्रदाय के ऊपरी भेदभाव को लेकर आपस में टकराने वाले इंसानों की छीजती संवेदनाओं का गहरा एहसास और दर्द है। अर्थात वह सब है जो आज की जिंदगी को समग्रता में उपस्थित करने के लिए जरूरी है। इन सब के बावजूद हिंदुस्तान की बहुलतावादी संस्कृति से प्रभावित नासिरा शर्मा की कहानियों की सबसे बड़ी शक्ति सारे भेद प्रभेदों के ऊपरी आवरण के नीचे दबी इंसानियत को उभार कर ऊपर लाने की प्रतिबद्धता में निहित है। साथियों, यह प्रशंसा जो थी नासिरा शर्मा जी की थी। इनसे आगे जो महिला कहानीकार हैं उषा महाजन,
उषा महाजन जी का जन्म 1948 ईस्वी में हुआ। उषा महाजन के अब तक 4 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जो इस प्रकार हैं। शोषित और अन्य कहानियां सन 1990 ईस्वी, सावित्री ने कहा 1996 ईस्वी, सस्तोया है, औरतें तथा अन्य कहानियां सन 2008 ईस्वी में प्रकाशित हैं। इनसे अगली रचनाकार महिला कहानीकार रीता शुक्ला। इनका जन्म 1990 ईस्वी में हुआ। रीता शुक्ला आज के यांत्रिक जीवन के मरुदेश में रिश्ती हुई आत्मीयता और रेत होने वाली मानवीय रिश्तों के बीच स्नेह की बूंदों का संधान करने में अत्यंत निपुण हैं। उनके अब तक 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जो इस प्रकार हैं। रीता शुक्ला का कहानी संग्रह क्रौंच बद्ध तथा अन्य कहानियां, इसका प्रकाशन वर्ष 1985 ईस्वी है। दंश 1985 ईस्वी, शेष गाथा 1993 ईस्वी, कनिष्ठा उंगली का पाप 1994 ईस्वी, कासव कहो मैं दर्दिया 1997 ईस्वी, मानुस्तन 1999 ईस्वी, भूमि कमल सन 2009 ईस्वी, कायांतरण, मृत्यु गंध, जीवन गंध सन 2011 ईस्वी प्रकाशित हो चुके हैं। रीता शुक्ल के इन संग्रहों में कनिष्ठा उंगली का पाप जैसी 87 पृष्ठों की लंबी कहानी भी है और चक्षुदाह, निर्बंध एवं छुटकारा जैसी छोटी कहानियां भी। इनके संक्रमण काल से गुजरता हुआ गांव भी है और शहरी मध्य वर्ग भी। गांवों की गहरी आत्मीयता, अपनत्व, परंपरा, प्रियता और निश्चलता भी है और दुर्बलों, अपाहिजों तथा मासूम लोगों को लूटने के लिए किए जाने वाले छल छद्म भी। इसी प्रकार शहरी मध्य वर्ग के अंतर विरोध भी हैं और सामंजस्य की चेष्टाएं भी। रीता शुक्ला का महत्व इस संक्रमणकालीन समाज की यथावत प्रस्तुति में नहीं, वरन इस टूटते बिखरते समाज के भीतर अवशिष्ट जो कुछ श्रेष्ठ, सुंदर और रक्षणीय है, उसे खंगाल कर सामने लाने, सहेजने और उनको सींचने वाली जड़ों की ओर संकेत करने के कारण है। इसी वैशिष्ट्य के चलते उन्होंने हिंदी कहानी के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान कायम की। साथियों, इसके आगे महिला कहानीकार मुक्ता हैं, जिनका जन्म 1954 ईस्वी में हुआ था। मुक्ता आधुनिकता के सार्थक तत्वों को स्वीकार करने वाली स्वतंत्र चित्ता कहानीकार हैं। आपके 5 कहानी संग्रह पलाश वन के घुंघरू 1991 ईस्वी, आधा कोस 1994 ईस्वी, इस घर उस घर 1999 ईस्वी, सीढ़ियों का बाजार सन 2006 ईस्वी, किस करवट प्रकाशित है। आपकी कहानियों में वैविध्य है। कश्मीर का आतंकवाद, समर्पित कलाकार का जीवन, स्त्री पुरुष संबंध, राजनीतिक दावपेच और छल छद्म, सामाजिक आर्थिक विषमता, आदिवासियों का जीवन, अपनी धरती और अपने देश के लिए प्रेम आदि अनेक विषयों को आपने अपनी कहानियों का कथ्य बनाया है। जिंदगी को देखने का आपका दृष्टिकोण सकारात्मक और संतुलित है। क्रूरता, शोषण, उत्पीड़न, अन्याय, अत्याचार, छद्म और अमानवीयता का आपने प्रत्येक स्थिति में विरोध किया है। निश्चय ही पुरुष वर्चस्व के प्रति आप में प्रतिकार का भाव है और आप पीड़ित नारी के साथ हैं, किंतु कहीं भी आपने पुरुषों के प्रति जिहाद की हिमायत नहीं की है। यदि नहीं, आपने कुछ अच्छे पुरुष पात्रों का चरित्रांकन भी किया है। बिना किसी वैचारिक आग्रह के स्थितियों और समस्याओं को अपने अनुभव और विवेक की कसौटी पर परखते हुए उनका कहानी में रचनात्मक रूपांतरण करना आपकी निजी विशेषताएं हैं। उनकी कहानियों में स्त्री मन, स्त्री स्वभाव और स्त्री संवेदना की अनेक परतें खुलती हैं। साथियों, ये सभी विशेषता जो थी मुक्ता, कहानीकार मुक्ता की थी, जिनके मुख्य कहानी संग्रह इस प्रकार हैं: पलाश बन के घुंघरू, आधा कोश, इस घर उस घर, सीढ़ियों का बाजार और किस करवट। ये कुल 5 कहानी संग्रह अब तक प्रकाशित हैं। इनसे आगे जो महिला कहानीकार हैं वह हैं डॉक्टर पूनम सिंह।
डॉक्टर पूनम सिंह का जन्म 1955 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर पूनम सिंह के अब तक 3 कहानी संग्रह, तीसरा 1998 ईस्वी, कस्तूरी गंध तथा अन्य कहानियां 2009 ईस्वी तथा सुलगती ईंटों का धुआं सन 2017 ईस्वी प्रकाशित है। डॉक्टर पूनम सिंह के 3 ही कहानी संग्रह अब तक प्रकाशित हुए हैं। कोई तीसरा, कस्तूरी गंध तथा अन्य कहानियां, सुलगती ईंटों का धुआं। इनसे आगे हैं क्षमा शर्मा। इनका जन्म 1955 ईस्वी में। अब तक 10 कहानी संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके हैं। क्षमा शर्मा का कहानी संग्रह कुछ इस प्रकार है: काला कानून, कस्बे की लड़की, घर घर तथा अन्य कहानियां। तीनों का प्रकाशन 1993 ईस्वी में ही हुआ था। थैंक यू सद्दाम हुसैन 1997 ईस्वी, लव स्टोरी 1999 ईस्वी, नेम प्लेट सन 2006 ईस्वी, रास्ता छोड़ो डार्लिंग 2010 ईस्वी, लड़की जो देखी पलट कर 2011 ईस्वी, 21वीं सदी का लड़का, बात अभी खत्म नहीं हुई 2017 ईस्वी में दोनों कहानियां प्रकाशित हुई थी। तो ये कुल 10 कहानी संग्रह क्षमा शर्मा जी के हैं। काला कानून, कस्बे की लड़की, घर घर तथा अन्य कहानियां, थैंक यू सद्दाम हुसैन, लव स्टोरी, नेम प्लेट, रास्ता छोड़ो डार्लिंग, लड़की जो देखी पलट कर, 21वीं सदी का लड़का, बात अभी खत्म नहीं हुई, ये सभी प्रकाशित कहानी संग्रह क्षमा शर्मा जी के हैं। उनकी कहानियों के केंद्र में नारी चेतना और नारी उद्बोधन को प्रमुख स्थान प्राप्त है। स्त्री की शिक्षा, उनकी मानसिक एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता उनके कहानियों में देखने को मिलता है। तो ये चर्चा रही क्षमा शर्मा के कहानियों की। इनसे आगे की कहानीकार हैं सारा राय। सारा राय का जन्म 1956 में हुआ था। सारा राय ने अपने पहले ही कहानी संग्रह अबाबिल की उड़ान, जिसका प्रकाशन 1997 ईस्वी रहा, अबाबिल की उड़ान से बड़े रचनाकारों और विचारकों का ध्यान आकृष्ट कर लिया है। आपकी कहानियों का कथ्य और शिल्प भी समकालीन कहानियों के सामान्य कथ्य और शिल्प से अलग है। इन कहानियों में पात्रों में खास किस्म का ठहराव है। किसी को कोई जल्दी नहीं है, किसी का कोई खास लक्ष्य नहीं है। प्रायः सभी पात्रों के पास उनका अतीत है, ऐसा अतीत जिसे वे जीना चाहते थे किंतु जिसे वे खो चुके हैं। जो जीवन वे जी रहे हैं वह एक रस और घटना विहीन है, लेकिन जो भी और जैसा भी है उसके प्रति एक स्वीकार का भाव है, उनमें बना हुआ है। इन कहानियों के विषय में गीतांजलि श्री ने सटीक टिप्पणी की है। ध्यान देंगे साथियों, सारा राय की कहानियों के संदर्भ में गीतांजलि श्री ने एक टिप्पणी लिखी है और वह इस प्रकार है। लिखती हैं गीतांजलि श्री कि यह भी कह सकती हूँ कि इन चरित्रों के कम से कम दो जीवन हैं। एक वह जीवन जो नीरस और सपाट सा है, यहाँ तक खींच आया है। दूसरा वह जो वे जीना चाहते थे, नहीं जी पाए, मगर जिसे छिपे हुए सुर की तरह भीतर लिए वे यहाँ तक खींच आए हैं। तो यह टिप्पणी गीतांजलि श्री की है सारा राय के कहानी के पात्रों के संदर्भ में। आगे रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं कि फिर उन्होंने यह प्रश्न उठाया है, कौन सी हुई फिर असली जिंदगी। अर्थात गीतांजलि श्री ने यह प्रश्न उठाया है कि कौन सी हुई फिर असली जिंदगी, जो मन में अभी भी जीवित है या जो रोज दिनचर्या का ठोस जाया है, हमारी इच्छा से अलग और विरुद्ध भी। यह गीतांजलि श्री ने अपनी रचना पूर्वग्रह में सितंबर-नवंबर के विशेषांक में लिखा है। आगे लिखते हैं, रामचंद्र तिवारी जी की संभवतः लेखिका दोनों के साथ जीना ही मनुष्य की नियति मानती हैं। बारिश कहानी का माजिद कहता है, सारा राय की कहानी है बारिश, इसका पात्र है माजिद, और माजिद कहता है कि मुझे वही जिंदगी जीनी होगी जो मुझे दी गई है। इसमें नियति के स्वीकार का भाव लक्षित होता है। कुछ भी हो, सारा राय ने अपनी विशिष्ट रचना भंगिमा से सहसा हमारा ध्यान आकृष्ट कर लिया है। इधर उनका दूसरा कहानी संग्रह
वियावन सन 2005 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। वियावन तो सारा राय ऐसी कहानीकार हैं जो अपनी पहली ही कहानी संग्रह अबाबिल की उड़ान, जिसका प्रकाशन 1997 में हुआ था, अबाबिल का उड़ान के माध्यम से आलोचकों की नज़र में आती हैं और बड़े रचनाकार इनके रचनाओं की समीक्षा करते हैं। और इनका दूसरा कहानी संग्रह जो रहा वह वियावन जो 2005 में प्रकाशित हुआ था। इनके आगे अगली महिला कहानीकार गीतांजलि श्री जी हैं। गीतांजलि श्री, इनका जन्म 1957 ईस्वी में हुआ था। गीतांजलि श्री को विशेष ख्याति उनके उपन्यास हमारा शहर उस बरस से प्राप्त हुआ है और इनके 3 कहानी संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। पहला जो 1995 में प्रकाशित हुआ अनुगूंज, दूसरा 1999 में प्रकाशित हुआ वैराग्य नाम से, और तीसरा कहानी संग्रह जो 2012 ईस्वी में प्रकाशित हुआ यहाँ हाथी रहते थे। तो यह 3 महत्वपूर्ण कहानी संग्रह गीतांजलि श्री जी के हैं। अनुगूंज, वैराग्य, यहाँ हाथी रहते थे, और इन्हें विशेष ख्याति इनके उपन्यास हमारा शहर उस बरस से प्राप्त हुआ है। आगे अनुगूंज की कहानियाँ मुख्यतः नारी चेतना की कहानियाँ हैं। आपकी कहानियों में अपने जीवन को अपने ढंग से जीने वाली नारी पात्र भी हैं और मध्यवर्गीय परिवार में पुरुष वर्चस्व के चलते अपनी दोयम दर्जे की स्थिति को नियतिमान कर चुपचाप घिसटते चलने वाली नारी पात्र भी। वैराग्य संग्रह की कहानियों में वैविध्य है। इसमें मध्यवर्गीय पारिवारिक जीवन के छोटे छोटे नैतिक संदर्भों को सामने लाकर रिश्तों की महीन बुनावट के जरिए आज के जटिल यथार्थ का बोध कराने वाली कहानियां भी हैं। और मृत्यु भय, मानव और प्रकृति के संबंध, मनुष्य के अस्तित्व बोध जैसे बुनियादी प्रश्नों की ओर संकेत करने वाली भी। तात्पर्य यह है कि गीतांजलि श्री की कहानियों को किसी खास पैटर्न के साथ नहीं जोड़ सकते। जीवन और समय को देखने की उनकी यह स्वतंत्र दृष्टि ही उनका वैशिष्ट है। तो यह समीक्षा थी गीतांजलि श्री की। इनसे आगे आती हैं मधु काकरिया। मधु काकरिया, इनका जन्म 1957 ईस्वी में हुआ था और अब तक इनके 7 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। मधु काकरिया का प्रथम कहानी संग्रह जो 1999 ईस्वी में प्रकाशित हुआ अंतहीन मरुस्थल। सन 2004 में इनका दूसरा संग्रह आता है बीतते हुए। सन 2006 में तीसरा कहानी संग्रह और अंत में यीशु, और सन 2012 ईस्वी में प्रकाशित इनका चौथा कहानी संग्रह आता है चिड़िया ऐसे मरती है। सन 2013 ईस्वी में प्रकाशित इनका 5वां कहानी संग्रह है भरी दोपहरी के अंधेरे, और 6वां कहानी संग्रह है युद्ध और बुद्ध जो सन 2014 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और 7वां और अंतिम कहानी संग्रह है नंदीग्राम के चूहे जो 2021 में प्रकाशित हुआ था। मधु काकरिया जी के 7 कहानी संग्रह पुनः देख लेते हैं। अंतहीन मरुस्थल, बीतते हुए और अंत में यीशु, चिड़िया ऐसे मरती है, भरी दोपहरी के अंधेरे, युद्ध और बुद्ध, नंदीग्राम के चूहे, ये सभी प्रकाशित कहानी संग्रह मधु काकरिया जी के हैं। वर्तमान जीवन संदर्भों के अनेक आयामों को उजागर करने वाली आपकी कहानियां पाठक की सोच को रचनात्मक दिशा प्रदान करने वाली हैं। उनकी कहानियों का फलक बहुत बड़ा है। वह घर परिवार की सीमाओं का बखूबी अतिक्रमण करती हैं। तो यह चर्चा रही मधु काकरिया जी की। इनसे आगे आती हैं मीरा कांत। महिला कहानीकार मीरा कांत का जन्म 1958 ईस्वी में हुआ था। मीरा कांत की अब तक 3 कहानी संग्रह हाइफन, इसका प्रकाशन 1998 ईस्वी में हुआ था, कागजो बुर्जा सन 2007 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और गली दुल्हन वाली, इसका प्रकाशन वर्ष है 2009 ईस्वी। मीरा कांत के अब तक 3 ही कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, हाइफन, कागजो बुर्जा, गली दुल्हन वाली। उनकी कहानियों की विषय वस्तु अपने घर से उजड़े विस्थापितों की दयनीय स्थिति, पल पल अपने घर को खो देने का दंश, आतंकवाद के साये में बदलते रिश्तों, खौफ में जीते लोगों की
दयनीय स्थिति, साथ की पितृसत्ता, विवाह संस्था, प्रेम विवाह, आर्थिक स्वतंत्रता, लिंग भेद, स्त्री पुरुष असमानता आदि प्रश्नों को भी अपनी कहानियों में चित्रित कर स्त्री विमर्श का विस्तार किया है। प्रेम के बदलते स्वरूप, पुरुष की एकांकी मानसिकता, उसकी बदलती प्रकृति को अपनी कहानियों में जगह दिया है। तो यह विशेषता है मीरा कांत की। इनसे आगे आती हैं महिला कहानीकार डॉक्टर रंजना जायसवाल। इनका जन्म 1958 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर रंजना जायसवाल के अब तक 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तुम्हें कुछ कहना है भर्तृहरि, इसका प्रकाशन 2010 में हुआ था, और दूसरा कहानी संग्रह है औरत के लिए। औरत के लिए का प्रकाशन 2013 ईस्वी में हुआ था। अगली कहानीकार हैं लवलीन। लवलीन का जन्म 1959 ईस्वी में हुआ। सन 2009 ईस्वी में इनका निधन हो गया। लवलीन कहानी लेखिका ही नहीं, एक ख्याति लब्ध पत्रकार और जनवादी महिला समिति से संबद्ध एक सक्रिय कार्यकर्त्री भी हैं। सामान्य जन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता प्रकट है। उनके 2 कहानी संग्रह सलिल सागर कमीशन आया बनाम समाज सेवा जारी है। तो यह एक बड़ा शीर्षक है, सलिल सागर कमीशन आया बनाम समाज सेवा जारी है। इसका प्रकाशन 1997 ईस्वी में हुआ था। और दूसरा कहानी संग्रह है चक्रवात। इसका प्रकाशन 1999 ईस्वी में हुआ था। लवलीन का अनुभव संसार व्यापक है। उन्होंने सरिया जनजाति पर शोध किया है। समाज के सभी वर्गों को आज पूरा प्रशासनिक ढांचा भ्रष्ट हो चुका है और समाज के सभी वर्गों को नज़दीक से देखा है, उसकी भीतरी सच्चाइयों को पहचाना है। आपने अनुभव किया है कि आज पूरा प्रशासकीय ढांचा भ्रष्ट हो चुका है, या तो आप उसी जैसा बनकर व्यवस्था के अंग बन जाए या परिणाम भुगतने को तैयार रहें। आधुनिकता में जितना दिया है उससे अधिक छला है। सबसे अधिक आहत हुई है मनुष्यता, मनुष्य की नैतिकता और उसकी कोमल शक्तियां। सम्मान कर ही आम आदमी को विश्वास में लिए बिना, उसकी भावनाओं को समझे बिना ऊपर से लादी हुई कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। शहर के मध्य और उच्च वर्ग के खोखलेपन का भी आपको एहसास है। नारी जीवन की विडंबनाओं को लेकर भी आपने कई कहानियां लिखी हैं। आपके अनुसार आज की शिक्षित नारी बोल्ड अवश्य हुई है, किंतु अब भी वह असुरक्षित है। उसे देखकर पुरुष असहज हो जाता है। आप समाज को बेहतर बनाने के लिए मनुष्य की मौलिक संवेदनशील अंतश्चेतना को सुरक्षित रखते हुए बेहतर बनाने के लिए संघर्ष में विश्वास करती हैं और इसके लिए आक्रामक तेवर को आवश्यक मानती हैं, किंतु मनुष्य की मौलिक संवेदनशील अंतश्चेतना को सुरक्षित रखते हुए। तो यह प्रशंसा थी लवलीन की। अब इनसे आगे अगली कहानीकार हैं उर्मिला सिरिस। उर्मिला सिरिस जी का जन्म 1959 ईस्वी में हुआ था। उर्मिला सिरिस के वे कौन थे? 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उर्मिला सिरिस जी का दूसरा कहानी संग्रह है मुआवजा। इसका प्रकाशन 1985 ईस्वी में हुआ। केचुली 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सहमा हुआ कल 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। शहर में अकेली लड़की 1999 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। रंगमंच सन 2001 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। निर्वासन सन 2003 ईस्वी में प्रकाशित है। पुनरागमन सन 2005 ईस्वी में प्रकाशित है। और लकीर तथा अन्य कहानियां, इसका प्रकाशन 2011 में हुआ। कुर्की और अन्य कहानियों का प्रकाशन सन 2013 ईस्वी में हुआ। दीवार के पीछे सन 2015 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो यह कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह उर्मिला सिरिस जी के थे। उर्मिला सिरिस की कहानियों में मुख्यतः पारिवारिक जनतंत्र की और स्त्रियों की आज़ादी को महत्व दिया गया है। उनकी कहानियों में मुक्त बाजार के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले मध्यवर्गीय स्वप्न और उसके उड़ जाने का दर्द अपनी समग्रता में चित्रित हुआ है। निष्कासन और निर्वासन उनकी कंपनियों में केंद्रीय विचार तत्व की तरह चित्रित हैं। उर्मिला सिरिस अपने समय में समर्थ
और बहुत जागरूक कहानीकार के रूप में अपनी पहचान बनाती हैं। इनसे आगे हैं जया जादवानी। जया जादवानी का जन्म भी 1959 में ही हुआ था और इनके 5 कहानी संग्रह हैं। जया जादवानी का पहला कहानी संग्रह जो सन 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, मुझे ही होना है बार बार। अंदर के पानियों में कोई सपना कांपता है, इसका प्रकाशन सन 2004 ईस्वी में हुआ था। और उससे पूछो, इस कहानी संग्रह का प्रकाशन 2008 ईस्वी में हुआ। मैं अपनी मिट्टी में खड़ी हूँ, कंधे पर अपना हल लिए, सन 2009 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। मैं अपनी मिट्टी में खड़ी हूँ, कंधे पर अपना हल लिए, सन 2009 ईस्वी। अनकहा आख्यान 2019 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो जया जादवानी की ये 5 कहानी संग्रह, मुझे ही होना है बार बार, अंदर के पानियों में कोई सपना कांपता है, उससे पूछो, मैं अपनी मिट्टी में खड़ी हूँ, कांधे पर अपना हल लिए, और अनकहा आख्यान, ये 5 कहानी संग्रह जया जादवानी के प्रकाशित हैं। प्रथम संग्रह में आधुनिक सभ्य जीवन के खोखलेपन और दूसरे संग्रह में नारी जीवन की त्रासदी को पूरी सहानुभूति के साथ व्यक्त किया गया है। जया जादवानी की कहानियां मध्य वर्ग में स्त्री जीवन की नियति और त्रासदी को अपाविषय बनाती हैं, खास तौर से वैवाहिक जीवन के भीतर स्त्री जीवन से। वैसे तो पूरे समाज और सभ्यता में वैवाहिक जीवन में स्त्रियों का जीवन ज्यादा संघर्षपूर्ण, त्रासद और विडंबनात्मक होता है, परंतु मध्यवर्गीय स्त्रियां इस त्रासदी में ज्यादा भोगता है, क्योंकि संघर्ष, विडंबना और त्रासदी को पति, परिवार और समाज के स्तर पर वे कभी अभिव्यक्ति नहीं कर पाती। ये कहानियां इन्हीं स्वव्यक्ति सजग स्त्रियों की कहानियां हैं। मुक्ति की आकांक्षा इन कहानियों का मुख्य उद्देश्य है। यह मुक्ति की संपूर्णता का आख्यान है। देह से इतर दैनंदिनी जीवन का संघर्ष मुक्ति की आकांक्षा का आधार है। इनसे आगे की कहानीकार हैं विभा रानी। विभा रानी का जन्म 1959 ईस्वी में हुआ था। विभा रानी के द्वारा प्रकाशित जो कहानी संग्रह है वह इस प्रकार है। इसी देश के इसी शहर में इसका प्रकाशन सन 2009 ईस्वी में हुआ था। विभा रानी का अगला कहानी संग्रह है बंद कमरे का कोरस, चल खुसरो घर आपने और गोनू झा के किस्से। यह सभी प्रकाशित कहानी संग्रह हैं विभा रानी के। इनसे आगे आती हैं अलका सरावगी। अलका सरावगी का जन्म 1960 ईस्वी में हुआ था। अलका सरावगी परंपरा से विचित्र आधुनिक नव धनाढ्य वर्ग के पारिवारिक जीवन की धुरी उन नारियों की पीड़ा को रेखांकित करने के लिए जानी जाती हैं। पराधीनता जिनकी नियति है। आपकी 2 कहानी संग्रह, कहानी की तलाश में, इसका प्रकाशन 1995 ईस्वी में हुआ था और दूसरी कहानी, इस कहानी संग्रह का प्रकाशन सन 2002 ईस्वी में हुआ था। इन कहानियों में कलकत्ता महानगर के ऐसे परिवारों को केंद्र में रखा गया है जिनमें सामंतीय मूल्य आज भी सुरक्षित हैं। इन परिवारों में 2 तरह की नारियां हैं। कुछ तो सामंतीय मूल्यों में समझौता करके जीने की कोशिश करती हैं, किंतु भीतर भीतर घुट रही हैं। कुछ दूसरे तरह की नारियां हैं जो इन मूल्यों को चुनौती देती हैं, किंतु निष्कृत का कोई मार्ग नहीं तलाश पाती। कहानियों में कलकत्ते के बाहर की जिंदगी की अनुगूंजें भी कभी कभार सुनाई पड़ जाती हैं, किंतु लेखिका का मुख्य सरोकार परिवार के सामंतीय ढांचे के भीतर घुटती नारी की पीड़ा ही है। वस्तुतः अलका सरावगी की ख्याति के आधार पर उनके उपन्यास हैं, कहानियां नहीं। कहानी लेखिका के रूप में आप अपने प्रयोग काल से ही गुजर रही हैं। तो यह समीक्षा अलका सरावगी जी की थी, जिनकी ख्याति उनके उपन्यासों को लेकर है। अगली कहानीकार हैं नीला प्रसाद। नीला प्रसाद का जन्म 1961 ईस्वी में हुआ और अब तक इनके 4 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 7वीं औरत का घर, इसका प्रकाशन 2011 में हुआ था। 40 साल की कुंवारी लड़की, इसका प्रकाशन 2015 ईस्वी में हुआ और 2016 ईस्वी में प्रकाशित
कहानी संग्रह है ईश्वर चुप है तथा मात और मात, इसका प्रकाशन 2020 ईस्वी में हुआ था। नीला प्रसाद जी के चारों कहानी संग्रह इस प्रकार हैं: सातवीं औरत का घर, 40 साल की कुंवारी लड़की, ईश्वर चुप है, मात और मात, सन 2020 में प्रकाशित हुआ था। नीला प्रसाद की कहानी, उनकी कहानियां मध्यवर्गीय विवाहित स्त्री के सपनों, चाहतों और पीड़ाओं की कहानियां हैं। इनसे आगे हैं डॉक्टर शरद सिंह। डॉक्टर शरद सिंह 1963 ईस्वी में इनका प्रकाशन जन्म हुआ था, माफ कीजिएगा 1963 ईस्वी में डॉक्टर शरद सिंह का जन्म हुआ और अब तक इनके 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। बाबा फरीद अब नहीं आते, इसका प्रकाशन 1999 में हुआ और नीली नीली आँख, इसका प्रकाशन सन 2003 में हुआ। छिपी हुई औरत का प्रकाशन 2010 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर शरद सिंह, इनकी कहानियों का प्रकाशन इस प्रकार है। कुल 3 कहानी संग्रह हैं: बाबा फरीद अब नहीं आते, नीली नीली आँख और छिपी हुई औरत। इनसे आगे महिला कहानीकार रजनी गुप्त हैं। रजनी गुप्त का जन्म 1963 ईस्वी में हुआ था। रजनी गुप्त के अब तक 6 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। पहला कहानी संग्रह जो 2001 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, एक नई सुबह, सन 2001, हाट बाजार, सन 2008, अस्ताचल की धूप 2014 ईस्वी, फिर वहीं से शुरू 2017 ईस्वी, शता पर चांद 2021 ईस्वी तथा ढलान पर धूप 2021 ईस्वी प्रकाशित है। उनकी कहानियों के केंद्र में स्त्री की अस्मिता, विवाह के औचित्य अनौचित्य, स्त्री की मुक्ति और उसके अस्तित्व से जुड़े प्रश्न और भूमंडलीयकरण आदि विषय हैं। रजनी गुप्त की अधिकांश कहानियों के केंद्र में कामकाजी स्त्री का जीवन संघर्ष है। वे स्वार्थी प्रेम पर व्यंग करती हुई विवाहेतर प्रेम संबंधों को अपना विषय वस्तु बनाती हैं। तो यह विशेषता रजनी गुप्त के कहानियों की थी। इनसे आगे अगली कहानीकार हैं गीता श्री, जिनका जन्म 1965 ईस्वी में हुआ था। गीता श्री के अब तक 6 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। पहला कहानी संग्रह है प्रार्थना के बाहर और अन्य कहानियां, इसका प्रकाशन सन 2013 में हुआ और स्वप्न साजिश और स्त्री, इसका प्रकाशन 2015 ईस्वी में हुआ। डाउनलोड होते सपने, इसका प्रकाशन 2017 ईस्वी में हुआ और लेडी सर्कल, इसका प्रकाशन 2018 ईस्वी में हुआ। मतखेला किस्सों के भूत, इसका प्रकाशन 2020 ईस्वी में हुआ तथा बलम कलकत्ता, इसका प्रकाशन भी 2020 ईस्वी में हुआ था। आगे कहते हैं रामचंद्र तिवारी जी की गीता श्री, इनकी कहानियों पर प्रोफेसर अरुण होता की टिप्पणी महत्वपूर्ण है और प्रोफेसर अरुण लिखते हैं कि गीता श्री के रचना संसार की केंद्रीय चिंता स्त्री है। विभिन्न संदर्भों और परिप्रेक्ष्य में स्त्री जीवन की स्थितियों को उद्घटित करने में उनकी कहानियां उल्लेखनीय हैं। गीता श्री की स्त्री सभी वर्ग और वर्ण से आती हैं। यहाँ केवल खाती पीती अघाती स्त्री, मध्यवर्गीय स्त्री, मजदूर स्त्री, गरीब परिवार की स्त्री के दास्तां, उनके संघर्ष और उनकी जिजीविषा आदि को कथा के माध्यम से दिखाते हुए कथा सृष्टि का परिचय प्रदान किया है। उनकी कहानियाँ अपने समय के सच को व्यक्त करती हैं। वे दूर खड़ी वारदात को सिर्फ गवाह नहीं हैं, बल्कि जीवन की आंच में तप और झुलस कर लिखती हैं। तो यह गीता श्री की कहानियों की विशेषता थी। इनसे आगे हैं जयंती। जयंती, इनका जन्म 1965 ईस्वी में हुआ था और जयंती के अब तक 2 ही कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहला कहानी संग्रह है सन 2013 ईस्वी में प्रकाशित एक लड़की 10 मुखौटे और दूसरा कहानी संग्रह है गीली छतरी, इसका प्रकाशन वर्ष सन 2018 ईस्वी है। जयंती के अब तक 2 ही कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इन दोनों कहानी संग्रह की कहानियां अलग अलग कोणों से स्त्री की पीड़ा और त्रासदी का चित्रण करती हैं। इनसे आगे सोमा भारती जी हैं। सोमा भारती की कहानी, इनका जन्म 1966 ईस्वी में, 2 कहानी संग्रह इनके प्रकाशित है। 2 कहानी संग्रह अब तक इनके प्रकाशित हैं। धातु वृक्ष, इसका प्रकाशन सन 2002 ईस्वी में हुआ था और दूसरा है नींद से पहले, 2011 ईस्वी में प्रकाशित हुआ।
सोमा भारती के अब तक 2 ही कहानी संग्रह हैं, धातु वृक्ष और नींद से पहले। इसका प्रकाशन 2011 में हुआ था। अगली कहानीकार हैं किरण सिंह। किरण सिंह, इनका जन्म 1966 ईस्वी में हुआ था। किरण सिंह के 2 कहानी संग्रह यीशु की किलें, जो 2016 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और दूसरा है सिलावहा। इसका प्रकाशन 2019 ईस्वी में हुआ था। किरण सिंह के संदर्भ में डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल कहती हैं कि किरण सिंह समकालीन हिंदी कथा परिदृश्य में पहली कहानीकार हैं जो हिंदू धर्म सत्ता के षड्यंत्रों के खिलाफ अपनी सधी आवाज में तार्किक बहस का आयोजन करती हैं। पितृसत्ता और वर्ण व्यवस्था को वे धर्म सत्ता के सबसे ज्यादा मारक और धारदार हथियार के रूप में देखती हैं। तो यह विशेषता किरण सिंह के कहानियों की है, जो टिप्पणी रूप में डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल जी ने बताया है। इनके आगे हैं मनीषा कुलश्रेष्ठ जी। मनीषा कुलश्रेष्ठ का जन्म 1967 ईस्वी में हुआ था और अब तक इनके 7 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। मनीषा कुलश्रेष्ठ का पहला कहानी संग्रह जो 2003 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, बौनी होती परछाइयाँ है। सन 2008 ईस्वी में प्रकाशित कठपुतलियाँ और सन 2008 ईस्वी में ही प्रकाशित कुछ भी तो रुमानी नहीं, 2 कहानी संग्रह इनके 2008 में प्रकाशित हुए थे, कठपुतलियाँ और कुछ भी तो रुमानी नहीं। इससे आगे 2011 ईस्वी में केयर ऑफ स्वाद पार्टी का प्रकाशन हुआ और गंधर्व गाथा, इस कहानी संग्रह का प्रकाशन 2012 ईस्वी में हुआ था। अनामा सन 2014 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और किरदार 2018 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो ये कुल 7 कहानी संग्रह मनीषा कुलश्रेष्ठ जी के हैं। पुनः देख लेते हैं। बौनी होती परछाइयाँ, कठपुतलियाँ, कुछ भी तो रुमानी नहीं, केयर ऑफ स्वाद पार्टी, गंधर्व गाथा, अनामा, किरदार आदि। नई पीढ़ी की जिन लेखिकाओं ने अपनी पहचान पुख्ता कर ली है, उनमें मनीषा कुलश्रेष्ठ का नाम प्रमुख है। उनकी कहानियों में नारी जीवन की त्रासदी है, जहाँ स्त्री लड़ती है, हारती है और टूटती नहीं है। इनकी कहानियों में औरत पर हो रहे अत्याचार पर आंसू बहाने के बजाय औरत को स्वाभिमानी बनाने का प्रयास दिखाई देता है। उनकी कहानियों में अपने समय, समाज, संस्कृति और राजनीति को चित्रित करती हैं। उनकी कहानियाँ स्त्री जीवन की तमाम धूसर बदरंग हिस्सों, परंपरा की जड़, हदबंदियों, वर्जनाओं, अंधेरे में धकेल दिए गए स्वप्नों, अनचाहे रिश्तों का संसार है। तो यह विशेषता रही मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की। इनसे आगे हैं वंदना राग। वंदना राग का जन्म 1968 ईस्वी में हुआ था और वंदना राग के अब तक 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। पहला कहानी संग्रह इनका 2011 में हुआ, यूटोपिया नाम से। यूटोपिया पहला कहानी संग्रह है और दूसरा कहानी संग्रह जो 2015 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, हिजरत से पहले, सन 2015, हिजरत से पहले। और तीसरा कहानी संग्रह भी 2015 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ था, ख्यालनामा। वंदना राग जी के तीनों कहानी संग्रह इस प्रकार हैं, यूटोपिया, हिजरत से पहले और ख्यालनामा। तीनों प्रकाशित हैं। वंदना राग के विषय में तिवारी जी लिखते हैं कि समकालीन कथा लेखिकाओं में एक उल्लेखनीय नाम है। उनकी कहानियों के केंद्र में सांप्रदायिकता, स्त्री अस्मिता, स्त्री की मानसिक, शारीरिक व आत्मिक स्वतंत्र स्वाधीनता, मनुष्यों की मानसिक स्थितियों, घटना का यथार्थ चित्रण आदि है। और इनसे आगे हैं अल्पना मिश्र। अल्पना मिश्र का जन्म 1969 ईस्वी में हुआ था। अल्पना मिश्र समकालीन कहानी लेखन में कहानीकार अल्पना मिश्र की कहानियां जीवन के विभिन्न पहलुओं को विस्तृत फलक पर चित्रेखांकित करती हैं। उनके अब तक 4 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। पहला कहानी संग्रह है भीतर का वक्त। भीतर का वक्त, जो इसका प्रकाशन सन 2007 ईस्वी में हुआ था। छावनी में बेघर 2008 ईस्वी में प्रकाशित। कब्र भी, कैद और जंजीर भी, इसका प्रकाशन सन 2012 ईस्वी में हुआ था। और शाही में सुरखाब के पंख, इसका प्रकाशन 2017 ईस्वी में हुआ था। तो ये 4 कहानी संग्रह अल्पना मिश्र जी के हैं, जो कि समकालीन महिला लेखिका
में कहानीकार अल्पना मिश्र की कहानियों का जीवन के विभिन्न पहलुओं को विस्तृत फलक पर रेखांकित किया गया है। अल्पना मिश्र के आगे हैं प्रज्ञा। प्रज्ञा का जन्म 1971 ईस्वी में हुआ था और अब तक प्रज्ञा जी के 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। पहला जो 2016 ईस्वी में प्रकाशित हुआ तकसीम नाम से, और दूसरा 2019 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था मन्नत टेलर्स के नाम से। उनकी कहानियां हमारे बहुआयामी यथार्थ में गहराइयों से शिनाख्त करती हैं। इनकी कहानियां ऐसे आम आदमी की भीड़ में लाती हैं जिसमें आत्मबल अब भी बचा है। आपने अपने पुत्र की तमाम विपत्तियां, अन्यायों, संदेहों और बेगानेपन के बावजूद उसमें संघर्ष करने का साहस है। तो यह प्रज्ञा जी की विशेषता रही, जिनके 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, तकसीम तथा मन्नत टेलर्स। प्रज्ञा जी से आगे हैं कविता, महिला कहानीकार कविता। इनका जन्म 1973 ईस्वी में हुआ था। कविता जी के अब तक 7 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। पहला कहानी संग्रह जो 2000 ईस्वी में आया था, मेरी नाप के कपड़े। दूसरा 2009 ईस्वी में आया, उलटबासी नाम से। तीसरा 2011 ईस्वी में आया, नदी जो अब भी बहती है। और चौथा जो 2020 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, क से कहानी, घ से घर। और इसके आगे है आवाजों वाली गली, गौरतलब कहानियां, मैं और मेरी कहानियां। ये सभी प्रकाशित हैं। कविता के आगे है शर्मिला बोहरा जालान। इनका जन्म 1973 ईस्वी में हुआ। शर्मिला बोहरा जालान के 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। पहला जो 2008 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, बूढ़ा चांद नाम से, और दूसरा 2018 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, राग विराग और अन्य कहानियां, और तीसरा माँ, मार्च और मृत्यु। इसका प्रकाशन 2020 ईस्वी में हुआ था। शर्मिला बोहरा जी के अब तक 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, बूढ़ा चांद, राग विराग और अन्य कहानियां तथा माँ, मार्च और मृत्यु। इनकी कहानियों में आज की युवतियों की संवेदना, आकांक्षा, संघर्ष, यातना और उमंग का चित्रण है। इनसे आगे आती हैं पंखुरी सिन्हा। कहानीकार पंखुरी सिन्हा का जन्म 1975 ईस्वी में हुआ था। हिंदी के समकालीन युवा कथाकारों में पंखुरी सिन्हा एक महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। उनके अब तक 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। कोई भी दिन, इसका प्रकाशन 2006 में हुआ, और किस्सा एक कोहिनूर, इसका प्रकाशन 2008 ईस्वी में हुआ था। पंखुरी सिन्हा जी के 2 कहानी संग्रह हैं, कोई भी दिन और किस्सा एक कोहिनूर। पंखुरी सिन्हा जी के विषय में तिवारी जी लिखते हैं कि उन्होंने हिंदी कथा दुनिया में अपनी अलग उपस्थिति दर्ज कराई है। इनकी कहानियों की विषय वस्तु वैश्विक है, निरंतर परिवर्तित सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व्यवस्था पर उनकी दृष्टि केंद्रित है। उनकी लगभग सभी कहानियों के केंद्र में स्त्री मौजूद है। तो पंखुरी सिन्हा जी के संदर्भ में इतना ही। आकांक्षा पारे काशिव, इनके विषय में बताते हैं रामचंद्र तिवारी जी की इनका जन्म 1976 ईस्वी में हुआ था। आकांक्षा पारे काशिव के अब तक 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। पहला है 3 सहेलियां 3 प्रेमी, इसका प्रकाशन 2013 ईस्वी में हुआ, और दूसरा कहानी संग्रह 2018 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, 72 धड़कने 73 अरमान नाम से। इस संग्रह में आधुनिक परिवेश में रहने वाली शिक्षित कामकाजी स्त्रियों के जीवन व्यवहार में एवं सोच में आए बदलाव का सहज अभिव्यक्ति दी गई है। संघर्ष की शीर्षक कहानी 3 अविवाहित लड़कियों की कहानी है, जो उम्र के उस दौर में है जहां उनके पास थोड़ी प्रतिष्ठा है, थोड़ा पैसा भी है, लेकिन नहीं है तो प्यार और दूसरे स्रोत। अपनी शर्तों पर तीनों सहेलियां जीना चाहती हैं, अपनी शर्तों पर प्रेम करना चाहती हैं। जो करने का मन नहीं, उसके लिए इनकार भी करना चाहती हैं। कहानी कई आयामों पर ध्वनित होती है। पूरी कहानी शहरी परिवेश में बदलती परिस्थितियों एवं मानसिकता को उजागर करती है। तो यह कहानी की समीक्षा थी, आकांक्षा पारेख काशिव के कहानी की समीक्षा। इनसे आगे आती हैं नीलाक्षी सिंह। इनका जन्म 1978 में हुआ। नीलाक्षी सिंह की अब तक 4 कहानी संग्रह प्रकाशित हो गई हैं। परिंदे का इंतजार, सा कुछ,
सन 2005 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जिनकी मुट्ठियों में सुराग था 2012 ईस्वी में, और जिसे जहां नहीं होना था तथा तब्दीदा के आगे खाली ही, इसका प्रकाशन 2016 ईस्वी में हुआ था। नीलाक्षी सिन्हा जी के 4 कहानी संग्रह परिंदे का इंतजार सा कुछ, जिनकी मुट्ठियों में सुराग था और जिसे जहां नहीं होना था, और इब्तिदा के आगे खाली ही। इनसे आगे हैं ज्योति चावला, और इनका जन्म 1979 ईस्वी में हुआ, और इनके प्रकाशित कहानी संग्रह है अंधेरे की कोई शक्ल नहीं होती। ज्योति चावला लिखती हैं अंधेरे की कोई शक्ल नहीं होती। सन 2014 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। इनकी कहानियों में स्त्रियों का छिपा इतिहास सामने आता है। इनकी कहानियां स्त्री विमर्श पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती हैं कि आखिर इतने वर्षों बाद भी इनकी हालत में कोई सुधार क्यों नहीं हुआ। इनसे आगे हैं इंदिरा दांगी। इनका जन्म 1980 में हुआ। इंदिरा दांगी के अब तक 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 12 सींगा का भूत 2010 ईस्वी, 150 प्रेमिकाएं 2013 ईस्वी, और शुक्रिया इमरान साहब 2015 ईस्वी प्रकाशित हो चुका है। उनकी कहानियां यथार्थ की जमीन से उठाई गई हैं। शहरी जीवन में रहने वाले मध्यवर्गीय व्यक्ति की दुविधा, परेशानी और बेचैनी की उनकी कहानियों में पर्याप्त स्पेस मिला है। तो इंदिरा दांगी के ये कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह थे। इनसे आगे हैं योगिता यादव, जिनका जन्म 1981 में हुआ, और योगिता यादव के अब तक 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 2014 में पहला कहानी संग्रह है क्लीन चिट, और दूसरा कहानी संग्रह गलत पते की चिट्ठियां, यह 2020 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। योगिता यादव। इनसे आगे हैं ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी जी का जन्म 1985 ईस्वी में हुआ। ज्योति कुमारी जी का कहानी है कहानी संग्रह दरख्त तथा अन्य कहानियां 2013 ईस्वी प्रकाशित है। और प्रत्यक्षा जी हिंदी की नई पीढ़ी की महत्वपूर्ण और संभावनाशील रचनाकार हैं। उनमें अब तक 3 कहानी संग्रह प्रकाशित किए हैं। पहला कहानी संग्रह जो 2006 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जंगल का जादू तिल तिल, और दूसरा 2008 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, पहर दोपहर ठुमरी के नाम से। एक दिन मराकेश, इसका प्रकाशन 2015 में हुआ था। तो प्रत्यक्षा जी के ये 3 कहानी संग्रह हैं, जंगल का जादू तिल तिल, पहर दोपहर ठुमरी, और एक दिन मराकेश। प्रत्यक्षा स्त्री को एक देह के रूप में ही देखती हैं। वे स्त्री के सौंदर्य में पर्याप्त रुचि लेती हैं। इनसे आगे हैं जयश्री राय, और जयश्री राय कहानीकार जयश्री राय के अब तक 6 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। पहला कहानी संग्रह 2010 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, अनकही के नाम से। दूसरा 2012 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, खारा पानी के नाम से। 2014 में तीसरा कहानी संग्रह आता है, तुम्हें छू लूं जरा, और कायांतर नाम से इनका चौथा कहानी संग्रह 2015 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मोहे रंग दो लाल, इसका प्रकाशन 2018 ईस्वी में हुआ। उदास नीले रंग 2019 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जयश्री राय जी के कहानी संग्रहों को एक बार पुनः देख लेते हैं। अनकही, खारा पानी, तुम्हें छू लूं जरा, कायांतर, मोहे रंग दो लाल, उदास नीले रंग। तो ये 6 कहानी संग्रह जयश्री राय जी के हैं। जयश्री राय की कहानियां अनकही बिल्कुल नहीं हैं। सलीके से सही ढंग से पाठकों तक पहुंचाने वाली सीधी सच्ची कहानियां हैं। इनके संदर्भ में इतना ही था। अगली कहानीकार हैं वंदना शुक्ल। वंदना शुक्ल के अब तक 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। पहला जो 2013 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उड़ानों के सारांश। दूसरा 2017 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, काफिला साथ और सफर तन्हा। तीसरा कहानी संग्रह 2017 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ, बांदी और अन्य कहानियों के नाम से। चौथा कहानी संग्रह 2018 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, का घर का परदेश नाम से। और 5वां है अंधकाल में उत्सव। इसका प्रकाशन 2018 ईस्वी में हुआ था। तो वंदना शुक्ल जी के 5 कहानी संग्रह हैं, उड़ानों के सारांश, काफिला साथ और सफर तन्हा, बांदी और अन्य कहानियां, का घर का परदेश, अंधकाल में उत्सव।
वंदना शुक्ल जी के ये 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। इनकी कहानियां स्त्री मुक्ति के प्रश्न को संकीर्ण दायरे में न देखकर व्यापक समाज की मुक्ति के संदर्भ में देखती हैं। अपनी समग्रता में ये कहानियां उपभोक्तावाद और पूंजी के इस आक्रामक दौर में मानवीय संवेदना और मनुष्यता पर लगातार गहराते जा रहे संकट को प्रतिबिंबित करती हैं। तो यह विशेषता थी वंदना शुक्ल जी की कहानियों की। अगली कहानीकार हैं डॉक्टर उषा यादव। डॉक्टर उषा यादव के अब तक 7 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर उषा यादव का पहला कहानी संग्रह टुकड़े टुकड़े सुख, इसका प्रकाशन 1987 ईस्वी में हुआ था। सपनों का इंद्रधनुष, इसका प्रकाशन 1989 ईस्वी में हुआ। और जाने कितने कैक्टस, इसका प्रकाशन 1998 ईस्वी में हुआ था। सुनो जयंती, इसका प्रकाशन सन 2009 ईस्वी में हुआ। चांदी की हसली सन 2010 ईस्वी, 13वां पृष्ठ, इसका प्रकाशन 2017 ईस्वी में हुआ। बस एक पल, इसका प्रकाशन 2019 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर उषा यादव के ये 7 कहानी संग्रह एक बार पुनः देख लेते हैं। टुकड़े टुकड़े सुख, सपनों का इंद्रधनुष, जाने कितने कैक्टस, सुनो जयंती, चांदी की हसली, 13वां पृष्ठ, बस एक पल, यह 7 कहानी संग्रह डॉक्टर उषा यादव के हैं। उपर्युक्त कहानीकारों के अतिरिक्त अचला शर्मा, इनका जन्म 1952 ईस्वी में हुआ। मधु धवन 1952 ईस्वी में जन्म, सन 2017 में इनका निधन हो गया। डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल, डॉक्टर स्वाति तिवारी, अचला नागर, दुर्गा सहाय, पद्मा शर्मा, डॉक्टर रमा सिंह, रश्मि कुमार, तेजी ग्रोवर, शशि राय, कला राय, डॉक्टर सुषमा मुनिंद्र, सीमा शफक, अलका सिन्हा और भूमिका द्विवेदी आदि अन्य कहानी लेखिकाएं भी कहानी रचना के क्षेत्र में सक्रिय हैं। विस्तार भय से हम इन सब की चर्चा यहाँ नहीं कर पा रहे हैं। कहानी के क्षेत्र में इतनी सारी लेखिकाओं की सक्रियता से इतना तो स्पष्ट है कि अब कहानी कथा रचना के केंद्र में आ गई है। जीवन के वे दबे सिकुड़े कोने में भी उभरने लगे हैं। वे मना स्थितियां भी सामने आने लगी हैं और दुख दर्द की वे रेखाएं भी आकार ग्रहण करने लगी हैं, जिन तक पुरुष वर्ग की दृष्टि नहीं जाती थी या जाती भी थी तो वे विश्वसनीय और प्रामाणिक रूप से अभिव्यक्त नहीं हो पाते थे। यह शुभ संकेत है। भविष्य की कहानी जीवन को समग्रता में बिंबित करने वाले सशक्त माध्यम के रूप में उभरेगी। भले ही ये समग्र बिंब छोटे छोटे जीवन संदर्भों के संश्लेष से उरेहे और उकेरे गए हों। इसके साथ ही महिला कहानीकार लेखिकाओं की कहानियों जो पूरी हुई, इन अब उपसंहार देख लेते हैं। उपसंहार में रामचंद्र तिवारी जी कहते हैं कि हिंदी कहानी अब प्रेमचंद युग से बहुत आगे निकल आई है। प्रेमचंद के बाद जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, यशपाल अस्क आदि लेखकों ने उसे नई जमीन दी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक आंदोलनों के दौर से गुजरती हुई अब वह यथार्थ से सीधा साक्षात्कार करने में समर्थ है। इस बीच उसके अनेक देश विदेशी रचनाकारों के शिल्प सौंदर्य से अपने को समृद्ध किया है। अब उनकी कथा भूमि भी पर्याप्त विस्तृत हो गई है। गांव, अंचल, आदिवासी क्षेत्र, कस्बा, नगर, महानगर सभी के जीवन प्रवाह को वह अपने में समाहित कर चुकी है। कहानीकारों को रचना दृष्टि भी अब अधिक वैज्ञानिक और सूक्ष्म हो गई है। अब वह जीवन के बाह्य विस्तार को ही नहीं, अंतस के गहन द्वंद्व को भी मूर्त करने में समर्थ है। आज का कहानीकार जानता है कि औद्योगिक सभ्यता, पूंजीवादी संस्कृति और यंत्रीकरण के बढ़ते प्रभाव और दबाव के बीच मानवीय संवेदना और मूल्यों की रक्षा करने का उसका दायित्व आसान नहीं रह गया है। वह यह भी जानता है कि ना तो मात्र अनुभव को प्रामाणिक मानने से बात बनने वाली है, ना विचारधारा विशेष के प्रति विवेकहीन प्रतिबद्धता है। मनुष्य की जिंदगी से जिस तेजी से परिवर्तन हो रहा है और जिस गति से वह बदल रही है, उसे पकड़ना खेल नहीं है। मानवता के प्रति अखंड आस्था, समृद्धि, विवेक, यथार्थ के सीधे साक्षात्कार, रचना दृष्टि की निर्मलता तथा
अपनी समृद्ध परंपरा को सीमा में आधुनिकता के स्वीकार से ही कुछ हो सकता है। नवीनता की झोंक में किसी भी दिशा में विवेकहीन बढ़ाव या अपनी पहचान खोकर आयातित रचना दृष्टि को आयात करने का गर्व अंत में व्यर्थ सिद्ध होगा। अपने अनुभव और ज्ञान की इस पूंजी के बल पर आगे बढ़ते हुए कहानीकार के हाथों कहानी का भविष्य सुरक्षित है। साथियों, इसी के साथ महिला कहानीकारों की समीक्षा पूरी हुई। यह महत्वपूर्ण पुस्तक जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत उपयोगी है, इसे आप पूरा सुनिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों, अपने प्यारे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।